बेसिकली मतलब ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, यूज़र्स इनको खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब प्रोग्रामर्स। इन सी लैंग्वेज सिंपल वेरिएबल्स कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम एंड अरेज स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप। देखो हमारे पास वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स थे, ठीक, लेकिन एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर करा पा रहे थे, ठीक। फिर अब मेरे पास एरे आया, एरे में क्या था कि मैं सेम डेटा टाइप का ही वैल्यू स्टोर करा पाऊँगी, ढेर सारा तो करा पाऊँगी बट वो भी कैसा होना चाहिए, सेम डेटा टाइप का। बट इससे भी हमारा काम नहीं चला, क्योंकि अगर हमको मान लो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को स्टोर कराना है एक ही जगह पर, तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ स्ट्रक्चर एंड यूनियन का। स्ट्रक्चर एंड यूनियन का काम क्या है कि अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक सिंगल चीज़ में स्टोर कराना है तो उसके लिए मैं या तो स्ट्रक्चर बना लूँगी या तो यूनियन बना लूँगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड यूनियन आता है। तो लेट अस सी यूनियन, नहीं स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे। तो व्हाट इज़ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब यूज़र इसको खुद बना रहा है, मतलब हम लोग खुद से बनाएंगे इसे। डेट ग्रुप्स वेरिएबल और डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी एक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स होंगे और वो जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के होंगे, ठीक। मतलब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी और फिर उसी के अंदर मेरा मन किया मार्क्स भी स्टोर करूंगी, मेरा मन किया स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो वो भी वहाँ पर करूंगी। देन फ्लोट वेरिएबल में मुझे उसकी परसेंटेज स्टोर करने का मन हुआ तो वो भी स्टोर करूंगी। पहले वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हो पा रही थी, ठीक। फिर हमने एरे का यूज़ करना सीखा। एरे को हम इसलिए बना रहे थे ताकि मैं सेम डेटा टाइप, होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा मैं उस एक एरे में स्टोर करा पाऊँ। लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं भरा, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ, एक सिंगल नेम ऐसा कुछ बनाऊँ जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को मैं डाल पाऊँ। तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ स्ट्रक्चर और उसके साथ यूनियन का भी हुआ, ठीक। तो ये था। नाउ नेक्स्ट, तो स्ट्रक्चर को बनाते कैसे, हाउ टू मेक स्ट्रक्चर। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले एक कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्ट, कीवर्ड लिख दिया, फिर मैं अपने स्ट्रक्चर को जो भी नेम देना चाहती हूँ वो यहाँ पर रखूँगी। आगे थे मतलब जितने रूल्स वेरिएबल को लिखते वक्त हमें याद रखना पड़ता था कि अंडर्स को यूज़ करते हैं, केस सेंसिटिव होता है और हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें जो वहाँ पर हम वेरिएबल्स में ध्यान रख रहे थे, वही इस वाले डिब्बे को भी नाम देने के लिए हमें वो चीज़ भी ध्यान यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक चीज़ बना ली, अब मुझे इस एक चीज़ के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर्स डालने हैं, ठीक। तो इसीलिए पहला डेटा टाइप जो भी मेरा मन हुआ वो मैंने लिखा, ठीक। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, ओके। फिर मेरा दूसरा डेटा टाइप कोई और लिखने का मन कर रहा है तो वो लिखा और दूसरे वेरिएबल का नाम डाल दिया। इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर बन गया होगा अब, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। नाउ अगेन इसका पूरा प्रोग्राम देखते हैं, ओके। तो मैं अब एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहती हूँ जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स रखी रही होंगी और जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम डालना चाहूँगी, देन रोल नंबर भी लिखना चाहूँगी और उसके जो मार्क्स हैं वो फ्लोट में, मतलब पॉइंट में जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो भी जाकर स्टोर कराना चाह रही हूँ, ठीक। तो इसके लिए बनाऊँगी स्ट्रक्चर। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड लिखी, इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी को ओपन करना था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की एक लाइब्रेरी, उसको ओपन करने के लिए ये हेडर फाइल लिखी गई है ताकि वो ओपन हो जाए और हम उसके अंदर के जो भी फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनको यूज़ कर पाएँ, ठीक। देन नेक्स्ट लाइन, दोबारा से एक दूसरी हेडर फाइल ओपन की गई है जिस हेडर फाइल का नाम है string.h, मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हमारे सी हमें प्रोवाइड करा रही है उनको एक्सेस करने के लिए हमने एक दोबारा से एक नई हेडर फाइल खोली है string.h, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे ना वो इंट मेन से ऊपर बनाएंगे, यानी इंट मेन वाली लाइन जो रहती है इसके ऊपर ही स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब देखो ऐसे ही, देखो फंक्शंस बना रहे थे तो इंट मेन वाले
के मतलब इंट मेन वाले के ऊपर बना रहे थे फंक्शंस, इसी तरह स्ट्रक्चर और यूनियन में भी होता है। इंट मेन से पहले ही बनेगा हम लोगों का, मतलब जितना भी यूज़र डिफाइन चीज़ें होती हैं वो इंट मेन से बाहर बनती हैं, ठीक। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है इंट मेन के बाहर बन रहा है। वैल्यूज़ तो हम अंदर डाल देंगे, बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऊपर ही बनेगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, लिख दिया। फिर अपने स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं। मेरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर के अंदर मुझे डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक। इतना लिख दिया मैंने। उसके बाद अब लिखा है इंट रोल, यानी कि जो रोल नंबर होगा उस वेरिएबल के लिए इंट डेटा टाइप यूज़ कर लिया। मतलब अब वेरिएबल्स लिखेंगे तो ये पहला वेरिएबल है रोल नंबर स्टोर कराने के लिए, ठीक। फिर दूसरा वेरिएबल है नेम स्टोर कराने के लिए कैर। कैर मतलब कैरेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग डालने के लिए, और मतलब उसको नाम दिया है नेम। और ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर 20 लिखा है ये इसलिए लिखा है ताकि जो मैं नेम डालूँगी उसकी स्पेलिंग 20 तक ही होगी। मतलब ये साइज़ दी है, ठीक। तो मतलब जो भी नेम होगा उसका साइज़ 20 तक ही होगा, 20 से ज़्यादा होगा तो सिर्फ 20 तक ही स्टोर होगा, 20 के आगे का स्टोर नहीं होगा। ये होता है कैरेक्टर, ठीक। ऐसे मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग को बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, पहले कैर डेटा टाइप लिख देते हैं, फिर स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं और फिर स्ट्रिंग की साइज़ लिख देते हैं। स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एरे, इसीलिए इसको एरे की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक। स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे एक दिन। अब उसके बाद मैंने नया वेरिएबल बनाया है मार्क्स, जिसका डेटा टाइप फ्लोट लिख दिया, ठीक। मतलब पहले स्ट्रक्चर बनाया, मतलब स्ट्रक्चर का बनाया, उसके बाद उसके अंदर पूरा डेटा भरा और फिर इसको बंद कर दिया, डन। हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब वैल्यूज़ कैसे डालेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले इंट मेन वाली लाइन लिखेंगे, जिससे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि अब कंपाइलर को बताना है कि यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक। अब मैंने फिर से स्ट्रक्ट और अपने स्टूडेंट को खोला, मतलब अब उसमें वैल्यूज़ मुझे रखनी है ना, इसलिए मैं पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऐसे लिख के उस स्ट्रक्चर को ओपन करूँगी। फिर मैंने उसको ओपन करके वहाँ पर एक और वेरिएबल, एक एंटिटी डाली उसके अंदर, एक वैल्यू डालने के लिए, मतलब एक बच्चे की इंफॉर्मेशन डालने के लिए। यहाँ पर लिखा है S1, इसकी जगह स्टूडेंट 1, बच्चा 1 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, ओके। अब इस S1 वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है। डॉट ऑपरेटर मतलब डॉट, यानी कि अगर मुझे S1 के अंदर, ठीक, ये कैसे बना होगा स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। ये पूरा स्टूडेंट बन गया होगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। पहले तो मैंने एक स्टूडेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, ये पूरा बन गया, ठीक। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाऊंगी S1 S2, यानी एक बच्चे के लिए ये पूरा बना लिया, ओके। फिर दूसरे बच्चे के लिए दूसरा बनाऊंगी, डन। फिर तीसरे के लिए तीसरा, फिर चौथे के लिए चौथा, ऐसे बनेगा, ओके। और फिर उसके अंदर भी वेरिएबल्स डाले हैं, पहला रोल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा मार्क्स। रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, ठीक। यानी कि पहले एक स्ट्रक्चर वाली को बनाने के लिए स्ट्रक्चर वाली लाइन लिख दिया, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर वाले वेरिएबल को बनाने के लिए एक वेरिएबल वाली लाइन लिख दी, ओके। अब वेरिएबल के अंदर 3 और वेरिएबल बनाने के लिए 3 और चीज़ें लिख दी, तब जाकर हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। तो इसको फिर से देखते हैं, इससे क्या हुआ, इस वाली लाइन से वो बड़ा वाला बॉक्स बन गया, ठीक। उसके बाद इस वाली लाइन से एक ये वाला बॉक्स बन गया, ठीक। अब इस वाली लाइन से S1 डॉट रोल से पहला, इस वाले डिब्बे का पहला वेरिएबल बन गया, ठीक। और उस वेरिएबल में स्टोर हो गया 101, यानी कि रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, str कॉपी, मतलब ये स्ट्रिंग को, मतलब अगर हमें किसी भी जगह पर स्ट्रिंग इनपुट करानी रहती है, मतलब अब जो इसके अंदर दूसरा डिब्बा बनेगा, मतलब नेम के लिए, तो उस दूसरे डिब्बे के लिए मुझे एक स्ट्रिंग डालनी होगी। तो स्ट्रिंग डालने के लिए ये जो है एक फंक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है सो डैट कि स्ट्रिंग स्टोर करा जाए। तो इसीलिए इसका यूज़ करके फिर ब्रैकेट के अंदर S1 डॉट नेम, नेम क्रिएट किया, मतलब ये वाला एक क्रिएट किया, ठीक।
एक डिब्बा ऐसा क्रिएट किया और फिर उसी के अंदर भर दिया अमित, ठीक, तो वो नाम उधर चला गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद तीसरा डिब्बा बनाएंगे, मतलब इसके अंदर तीसरा डिब्बा बनाने के लिए फिर से S1 डॉट मार्क्स लिखा और इज इक्वल्स टू 85.5 लिख दिया, यानी कि अब यहाँ पर 85.85 आ गया होगा, ठीक। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरा मन है कि मैं फिर से S2 का बनाऊँ, तो यहाँ पर फिर से मैं लिख सकती हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल S2 डॉट रोल, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स, ठीक। और फिर मैं नेक्स्ट अगर स्टूडेंट तीसरा बनाना चाहूँ, मतलब S2 का फिर इस तरह बन जाएगा, फिर स्टूडेंट का तीसरे का बन जाएगा, फिर चौथे का बन जाएगा, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब बन गया, अब लेकिन मुझे वैल्यूज़ को इनमें से निकाल कर फिर कहीं चलो प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये तो हमारी मेमोरी के अंदर बन गया। प्रिंटिंग के लिए क्या करेंगे, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटफ लिखेंगे, लिखा प्रिंटफ, फिर ये हमने एक स्ट्रिंग डाल दी, मतलब उसको दिखाने के लिए कि रोल ये रहा, ठीक। तो उसको एक्सेस कैसे किया गया है, पहले उसका वेरिएबल नेम लिखते हैं, मतलब जिस डिब्बे में है वो, ठीक है, वो डिब्बा रख दिया, यानी इस वक्त रोल नंबर, मतलब पहले स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर लेना है, तो इस तरह से लिखेंगे कि S1 डॉट रोल, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, S1 से सबसे पहले वो S1 पे जाएगा, ठीक, और उसके बाद डॉट रोल से उसके भी रोल नंबर पे जाएगा, उस तरह से हमको वो फिर लाकर प्रिंट करा देगा, ठीक। ऐसे ही मैंने नेम भी एक्सेस कर लिया, देन मार्क्स भी एक्सेस कर लिया और रिटर्न 0 कर दिया, मतलब इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखते हैं मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। मेमोरी एलोकेशन अभी बताया पूरे उस तरह से होता है, ईच मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर इज एलोकेटेड सेपरेट मेमोरी, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होंगे, देखो इस वक्त स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, एक इंट है, मतलब इसकी साइज़ 4 बाइट वाला, ठीक। एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर की साइज़ कितनी होती है, 2 बाइट। फ्लोट मान लो 2 होती है, मतलब वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने बाइट का कौन सा साइज़ है, ठीक। तो मान लो अगर इंट का 4 बाइट है और कैर का 2 बाइट है और फ्लोट का 2 बाइट है, तो मेमोरी एलोकेशन के अंदर कितनी मेमोरी भर गई होगी, तो 4 + 2 + 2 हो गया होगा, यानी कि 8 बाइट्स बनी होंगी, मतलब इस स्ट्रक्चर को स्टोर कराने के लिए 8 बाइट का यूज़ हुआ होगा पूरी मेमोरी में, ठीक। तो मेमोरी एलोकेशन इस तरह से होता है कि जितने मेंबर्स हैं उनकी सारी जो बाइट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, फिर आता है मतलब सम ऑफ साइज ऑफ ऑल मेंबर्स इज इक्वल्स टू मेमोरी ऑक्यूपाइड, ठीक। तो स्ट्रक्चर में ऐसे मेमोरी एलोकेशन होता है। नाउ चलो यूनियन को देखते हैं। तो यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये नया आया है, ठीक है। मतलब इसका पूरा काम तो स्ट्रक्चर की तरह ही है, ठीक, लेकिन जो इसकी मेमोरी लोकेशन होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो अभी देखेंगे। मतलब ऊपर क्या होता था, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी लगती थी, ठीक, लेकिन यूनियन में क्या होगा, हर एक मेंबर के लिए सेम मेमोरी लोकेशन दी जाती है, मतलब ओवरलैप होता है इसमें, एक ही मेंबर यानी 2 मेंबर के लिए सेम मेमोरी भी इसमें एलोकेट हो जाएगी, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट मेमोरी, बट यहाँ पर यूनियन में डिफरेंट मेंबर्स बट सेम मेमोरी, इस तरह से काम चलता है। अब यूनियन बनाते कैसे, सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्ट की जगह पर यूनियन लिख दो और बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, ठीक है। मैंने यूनियन कीवर्ड लिखा, फिर यूनियन का नेम दिया और फिर बाद में पहला मेंबर इंट्रोड्यूस कराया, दूसरा मेंबर इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे ही होता है। तो लेट अस सी द एग्जांपल। इंक्लूड #include stdioh लिख दिया, ओके। फिर एक यूनियन बनाया है जिसका नाम डेटा है, मतलब मैं डेटा नाम के एक यूनियन में कुछ चीज़ें स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ आई में स्टोर करूँगी, कुछ एफ से स्टोर करूँगी और कुछ कैरेक्टर से स्टोर कराऊँगी, ठीक है। फिर मैंने इंट मेन में वैल्यूज़ स्टोर एक्चुअल में कराई, तो कैसे कराई, यूनियन डेटा D1, मतलब ये भी ऐसे ही बना होगा, दिस इज़ यूनियन और उसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स रहे होंगे और मेंबर्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स रहे होंगे, ठीक है। तो इस वाले मेंबर का नाम D1 है और D1 के अंदर देखो क्या हो रहा है, D1.i पर 10 जा रहा है, मतलब D1.i पर 10 जा रहा है, इसका मतलब जो ये D1 है
ठीक, इसके आई पर 10 जाकर स्टोर हो गया, ओके। और देखो यहाँ पर साथ में प्रिंटफ हो रहा है, मतलब प्रिंट भी कराना बता रहा है। तो प्रिंट कैसे करते हैं, जैसे वहाँ पर करते थे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, मतलब प्रिंट कराइए कहाँ पे, इस यूनियन के D1 में जाइए और D1 का आई प्रिंट कराइए, मतलब कि 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है, D1 डॉट एफ, यानी D1 के एफ पर जाकर 5.5 स्टोर करा दिया है एंड साथ में प्रिंट भी करा रहा है। तो क्या प्रिंट करना है, पहले जाओ D1 को ढूंढो, D1 को ढूंढना और जाकर एफ प्रिंट करा दो, तो ये एफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक, यानी 5.5 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट D1 डॉट कैरेक्टर पे जाकर कैपिटल ए रख दिया। ठीक, मतलब ये जो तीसरा यहाँ पर वेरिएबल रहा होगा उसमें जाकर ए रख दिया। ठीक, अब प्रिंटफ के थ्रू बता रहा है कि D1 को ढूंढिए, फिर कैरेक्टर को ढूंढिए और फिर उसको प्रिंट कराइए। तो D1 को ढूंढना और कैरेक्टर पे गए और कैरेक्टर प्रिंट करा दिया। इस तरह से प्रिंटिंग एंड सब कुछ हो गया यूनियन का भी, ओके। अब यूनियन में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है कि इसमें जो साइज़ ऑफ मेमोरी यूज़ हुई होगी वो कितना होता है, लार्जेस्ट डेटा मेंबर का हुआ होगा, मतलब जिसमें लार्जेस्ट डेटा होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप होगा वही इसकी मेमोरी होगी, मतलब मेमोरी साइज़। ठीक, तो मान लो यहाँ पर इंट है, फिर फ्लोट है, फिर कैर है। तो अगर फ्लोट का डेटा टाइप का मतलब अगर साइज़ मान लो 8 बाइट है, ठीक, और कैर का 2 है और इंट का 4 है, ठीक, तो इसका जो फाइनल साइज़ जो बनेगा इस यूनियन का वो 8 बाइट बनेगा, यानी जो इन तीनों वेरिएबल्स में से सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप है वही इसकी पूरी मेमोरी की साइज़ बन जाती है। यानी इस केस में जो साइज़ होगी वो 8 होगी क्योंकि फ्लोट बड़ा है, इसलिए ऊपर वाले केस में हमारी जो साइज़ हुई थी वो 8 हुई थी क्योंकि सारे मेंबर्स का ऐड ऑन हुआ था 2 4 2 करके। ठीक, इस तरह से मेमोरी एलोकेशन होती है। डिफरेंस देखते हैं, मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर में सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर, यानी जितने मेंबर्स होंगे उनके लिए सेपरेट मेमोरीज होंगी। ठीक, शेयर मेमोरी फॉर ऑल मेंबर्स, मतलब डिफरेंट मेंबर्स के लिए सेम मेमोरी भी हो सकती है यूनियन में। ठीक, हो सकती नहीं, होती ही है। साइज़ क्या रहेगा इसमें, मतलब स्ट्रक्चर का साइज़ जब कैलकुलेट करते हैं तो जितने मेंबर्स हैं उन सब का सम कर लेंगे बाइट्स में और फिर उसकी साइज़ आ जाएगी। ठीक, लेकिन यूनियन में साइज़ क्या होती है, जो लार्जेस्ट मेंबर है उसी की साइज़ उस पूरे यूनियन की साइज़ होती है। ओके, इसमें डेटा एक्सेस कैसे किया जाता है, ऑल मेंबर्स कैन बी साइमल्टेनियसली यूज्ड, मतलब मेंबर्स जो हैं एक साथ बहुत सारे मेंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में एक टाइम पे एक ही मेंबर को यूज़ कर पाएंगे। वाई, क्योंकि मेमोरीज सेम है सबकी, इसलिए दो चीज़ों को एक्सेस करने के लिए सेम मेमोरी में 2 बार नहीं जा सकते, इसीलिए डिफरेंट मेंबर्स को यूनियन के अंदर यूज़ करने के लिए एक टाइम पे एक ही मेंबर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक, अब स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है क्योंकि हर एक डेटा के लिए हर एक मेमोरी बनी रही होगी। ठीक, लेकिन यूनियन में क्या होता है, सेम डेटा टाइप, मतलब सेम जो मेमोरी है वही बहुत सारा डेटा कवर कर रहा होता है, इसलिए क्या होता है, डेटा इज़ ओवर रिटन, मतलब डेटा लॉस होने का वहाँ पे खतरा होता है। साइज़ होगा सम ऑफ ऑल मेंबर्स, साइज़ ऑफ दिस। डेटा सेफ्टी में ये होता है, यूसेज क्या रहेगा, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को स्टोर कराने के लिए। ठीक, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को हटाकर मुझे यूनियन यूज़ करना है तो यूनियन तभी यूज़ किया जाता है जब मुझे मेमोरी को बचाना होता है या फिर मेमोरी को ऑप्टिमाइज्ड तरीके से यूज़ करना है, तब जाकर यूनियन का यूज़ करते हैं, वरना स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप डेफ। ये 2024 में देख लिया था तो वही है। तो टाइप डेफ एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर द प्री रिजर्व्ड वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, जिनका जो मीनिंग होता है वो कंपाइलर के पास फिक्स होता है। ठीक है, तो टाइप डेफ एक कीवर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है अलायस बनाने के लिए। अलायस क्या है, एन अलायस इज़ एन अल्टरनेटिव नेम गिविंग टू एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप यूजिंग टाइप डेफ कीवर्ड, मतलब जो डेटा टाइप इंसान बना रहे हैं, मतलब हम लोग जो, जैसे कि इंट है,
फ्लोट है, कैर है, वेर कैर है, और अभी अभी हमने जो बनाए स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, इन सब को अगर मैं कोई अपने आप से कोई नाम देना चाहूँ, ठीक, तो उस नाम को देने के लिए मुझे टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे इंटीजर को मन कर रहा है, मैं इंटीजर नहीं लिखूँगी, मुझे मन कर रहा है इंटीजर को मैं नंबर लिखूँ, तो उसके लिए लाइन लिखूँगी टाइप डेफ इंट नंबर। मतलब अब से मैं इंट को यानी इंटीजर को नंबर कह के पुकार रही हूँगी, ठीक है। इसीलिए जब मैंने देखो ये वेरिएबल बनाया, इंट ए ना लिख करके नंबर ए लिखा, मतलब इंट की जगह पर मैं नंबर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी डेटा टाइप को दूसरा कुछ नाम देने के लिए मैं टाइप डेफ का यूज़ करती हूँ। मतलब ऐसा समझो ओरिजिनल नेम और निक नेम, ठीक। तो ओरिजिनल नेम को बदल कर मुझे कोई अगर निक नेम देना है किसी भी डेटा टाइप को, तो उसके लिए टाइप डेफ यूज़ करूँगी और उसका निक नेम लिख दूँगी वहाँ पर, ठीक। तो टाइप डेफ पहले लिखेंगे, फिर उसका जो ओरिजिनल नेम होगा फिर वो लिखेंगे, और जो मैं लिखना चाह रही हूँ, निक नेम देना चाह रही हूँ, वो यहाँ पर लिखूँगी, ठीक। और बाकी सारे प्रोग्राम में फिर अपना निक नेम यूज़ करूँगी। इस तरह से एलाइस बनता है। टाइप डेफ इज़ एन कीवर्ड which is a keyword which is used to make an alias, that is to give an alternative name to an existing data type. Okay. अब देखते हैं मतलब एलाइस का यूज़ क्या है स्ट्रक्चर एंड यूनियन में, ठीक। तो एलाइस का यूज़ तब करेंगे जब मेरा स्ट्रक्चर या फिर यूनियन का नाम बहुत बड़ा हो, ठीक। मैंने स्ट्रक्चर बनाया और उसका बहुत बड़ा सा नाम रख दिया, लेकिन मैं अब उसको बार बार यूज़ करना चाह रही हूँ, तो उसको बार बार यूज़ करने के लिए मैं उतना बड़ा नाम बार बार नहीं लिख पाऊँगी, इसीलिए मैं उसका एक निक नेम बना दूँगी, एलाइस बना दूँगी टाइप डेफ का यूज़ करके, सो डैट कि उस स्ट्रक्चर का नेम मुझे बार बार बड़ा ना लिखना पड़े, उसका निक नेम बुलाकर मैं उसको एक्सेस कर लूँ। ऐसे ही यूनियन में भी इसका यूज़ होता है। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल। यूनियन एलाइस एग्जाम्पल, मतलब अगर मुझे यूनियन का एक निक नेम बनाना है तो कैसे बनाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हैश इंक्लूड लिख दिया, ओके। फिर टाइप डेफ, अब मुझे यूनियन का नाम लिखना है ना, यानी कि टाइप डेफ और फिर यूनियन कीवर्ड एज इट इज़, ये पूरा नाम है मेरा, ठीक है। इतना बड़ा यूनियन का नाम है, सिस्टम, सेंसर, डेटा, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा नाम है, ओके। लेकिन मैं इसको निक नेम देना चाहती हूँ सेंसर, मतलब इसको मैं बुलाना चाहूँगी सेंसर से, बट असली नाम इसका ये है। तो इस असली नाम को, मतलब इस सिस्टम, सेंसर, डेटा, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन को सिर्फ सेंसर बुलाने के लिए क्या किया मैंने कि पहले टाइप डेफ लिख दिया, फिर यूनियन कीवर्ड लिखकर अपना यूनियन पूरा बना लिया। फिर जैसे ही यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज किया तो वहाँ पर उसका छोटा सा नाम लिख दिया। अब मैं इसी नाम से पूरे प्रोग्राम में उसको बुलाऊंगी, ठीक है। मतलब अब इंट मेन में आते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर सेंसर लिख रही हूँ, अपना पूरा का पूरा यूनियन नहीं लिख रही हूँ। वाई? क्योंकि मैंने इसको एक एलाइस दे दिया है, इसलिए यहाँ पर सेंसर लिख के और मैं अपना काम चला रही हूँ। अगर मैं चाहती तो सेंसर की जगह पर ये इतना बड़ा सा लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा। वाई? क्योंकि मुझे अपनी जगह भी बचानी है प्लस अपना टाइम भी बचाना है ना। इतना बड़ा नाम लिख कर क्यों करूँगी? अगर मेरे को अगर निक नेम बनाने को मिल रहा है तो मैं निक नेम बनाकर फिर उसको यूज़ करूँगी। इसलिए यहाँ पर सेंसर नाम का एक निक नेम बनाया है ओरिजिनल नेम के लिए। तो अब जिस भी जगह पर मुझे वो ओरिजिनल यूनियन का यूज़ होगा तो वहाँ पर अगर सेंसर लिख दूँगी तो मतलब कि वही यूनियन होगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर में भी होता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर का दूसरा नाम देना है तो क्या करूँगी? टाइप डेफ लिख दूँगी, देन पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लिया स्ट्रक्चर। बट जैसे ही स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं उसका ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ तो उसका एक छोटा सा नाम दे रही हूँ स्टूडेंट, यानी कि मतलब जो ये इसका ओरिजिनल नेम क्या है? कॉलेज स्टूडेंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स। ठीक, इतना बड़ा स्ट्रक्चर का नेम है, लेकिन मैं इस ओरिजिनल नाम को एक निक नेम दे रही हूँ स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट लिखूँगी, इसका मतलब मैं इसी की बात कर रही हूँ। ठीक, तो देखो इंट मेन वाले प्रोग्राम में अब मैं उतना बड़ा नाम ना लिख करके स्टूडेंट लिख रही हूँ, सो डैट कि मेरा टाइम बचे और मैं उसको निक नेम से बुला सकूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का भी निक नेम हो गया। एंड नाउ दिस इज़ द एंड। अब बस मेमोरी एलोकेशन बचा है, मैलॉक और कैलॉक ये सब वो करेंगे। एंड देन आई थिंक सी प्रोग्रामिंग इज़ फिनिश्ड आफ्टर सम प्रोग्राम्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज़ प्रोग्राम तो प्रोग्राम होते हैं।